हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। तो संस्कृति के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के सभी जो है चर्चित मुद्दे। तो जो भी पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इन्वायरमेंटल या फिर साइंस से संबंधित यहाँ पर मुद्दे होने वाले हैं, हम सबको यहाँ पर देखेंगे ताकि आपके वनडे एग्जाम्स में अगर कहीं करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आए तो वो आए यहीं से। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं और उनको जो है शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है एक बड़ा पुरस्कार या एक तरीके से सम्मान दिया गया। आपने कुछ दिन पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था सम्मान के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन सा था। और आज का जो हमारा है वो संबंधित है, प्रधानमंत्री जी को जो है नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला जो है, दूसरा है, मतलब यहाँ पे जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान सेकंड नंबर का है उससे सम्मानित किया गया है। इसके पहले जो है सिर्फ और सिर्फ जो है महारानी एलिजाबेथ जो है उनको दिया गया। तो क्या लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू, नाम याद रखिएगा, कभी हो जाता है कि पूछा था नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो याद ही नहीं आता है क्योंकि इन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं हम। अहमद तिनुबू ने यह पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो ये जो पुरस्कार है उसका नाम जो है ये दिया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो दूसरे पाने वाले विदेशी व्यक्ति हैं। पहले नंबर पर जो है महारानी एलिजाबेथ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये हमारा है, डेनमार्क की विक्टोरिया केजर जो है थोलविग ने मिस यूनिवर्स 2024 का ताज जीता है। कहाँ से है ये, डेनमार्क की है और डेनमार्क से कोई पहली बार जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, इसलिए अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या लिखा है, डेनमार्क की पहली महिला है जिन्होंने ये खिताब जीता है। तो आपके लिए एक सवाल है, भारत से अभी तक कब कब और कौन मिस यूनिवर्स का जो है खिताब जीत चुके हैं, उनके जो है आप जो है नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट तो कर ही सकते हो, जब इतने लंबे लंबे लोग कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, तो अच्छे कमेंट भी करें। ठीक है, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन जो है मैक्सिको में किया गया था। तो याद रखना है कि 73rd नंबर की ये थी प्रतियोगिता, साथ में इस बार जो आयोजन है वो मैक्सिको में किया गया है। नाइजीरिया की सिदिम्मा एडेटसिना प्रथम रनर अप, मतलब जो है जीतने वाली महिला के बाद जो सेकंड नंबर पर थी उनको बोलते हैं प्रथम रनर अप जो है ये रही हैं। जबकि मैक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान, नाम याद रहे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खतरनाक नाम है, वो जो है दूसरी रनर अप, मतलब जो है थर्ड रैंकर थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा मिस यूनिवर्स के बारे में। तीसरा आर्टिकल हमारा है, विश्व के नंबर 1 जो शतरंज खिलाड़ी हैं, पता ही होगा आपको इनका नाम मैग्नस कार्लसन। आजकल जो है बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी ट्रेंडिंग है। उन्होंने क्या है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता जो है भारत में हो रही थी आयोजित, उसको जीता है। बाकी आपने जो है आर प्रज्ञानंद वगैरह के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनको पहली रैंकिंग मिली है। आयोजन भारत में किया गया था, तो कोलकाता में आयोजन हो रहा था, दूसरी बार जीता है इन्होंने यहाँ पर। पहली बार जो है 2019 में ये ऑलरेडी ये वाला खिताब जीत चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी कौन कौन है, उनकी रैंकिंग क्या रही है, तो एरिगैसी है 10.5 अंक पर है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इनको। फिर क्या है, आर प्रज्ञानंद जो है, जिनको आपने देखा ही होगा, 9.5 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। विदित संतोष जो है गुजराती जो है 9 अंकों के साथ जो है यहाँ पर 5वें स्थान पर है। तो ये इनकी रैंकिंग है। आयोजन जो है 17 नवंबर 2024 को कोलकाता के धोनोधन्यो ऑडिटोरियम में हुआ था। धोनोधन्यो ऑडिटोरियम में हुआ था। और जो है मैग्नस कार्लसन जो है दूसरी बार जीते हैं ये जो है तरीके से खिताब, पहले जो है 2019 में ऑलरेडी वो जीत चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, सुपर टाइफून मैन यी। सुपर टाइफून मैन यी क्या है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, अलग अलग जो है जगहों पर जो है अलग अलग तरह के तूफान आ रहे हैं। तो क्या है, सुपर टाइफून मैन यी ने फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन पर दूसरी बार दस्तक दी है। एक जो है अभी दस्तक दे रहा था मध्य अमेरिकी में सारा नाम का तूफान, उसके बारे में आप मुझे बताइएगा क्या है। ठीक है, द्वीप लुजोन पर दूसरी बार आया है, इसका मतलब पहले भी आ चुका है। स्थानीय तौर पर पेपिटो के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह फिलीपींस में आया
छठा प्रमुख तूफान है, उसकी उत्पत्ति जो है प्रशांत महासागर में हुई है। तो अगर किसी को तूफान से संबंधित कोई चीज़ पढ़नी है ना, तो कल की क्लास में जो संस्कृति आईएएस का यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट का एक वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो डाला है, तो उसको आप देख सकते हो। उसमें मैं जो है सारे मतलब क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तूफान आने के लिए या फिर जो है टाइफून आने के लिए, अलग अलग जो है देशों में क्या क्या नाम दिए जाते हैं, सारा सब कुछ मैंने वहाँ पर पढ़ाया, तो आप उस वीडियो का रेफरेंस जो है ले सकते हो। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है विश्व AMR जागरूकता सप्ताह। वाह वाव, वो वाला वाव नहीं है, डब्लू वाला वाव नहीं है, फिर भी आप इसको वाव बोल सकते हैं। ठीक है, हर साल 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है ये। वाव का जो विषय रहा है, शिक्षित करें, वकालत करें, अभी कार्रवाई करें। शिक्षित करें, वकालत करें और अभी कार्रवाई करें। कार्रवाई करने का काम किसका होता है, वकीलों का या फिर जज का। तो AMR क्या है, रोगाणु रोधी प्रतिरोध। AMR जो है रोगाणु रोधी प्रतिरोध, जो आप सुनते रहते होगे ना, ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, या फिर जो टीबी के बारे में पढ़ा होगा कि टीबी किसी को हो गया और उसने कोर्स नहीं किया तो उसकी जो टीबी होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। तो वही यहाँ पे है कि जीवाणु रोधी प्रतिरोध। ठीक है, सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कुछ परजीवी की क्षमता है जो क्रमशः एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटी मलेरियल जैसे रोगाणु रोधक पदार्थों को उनके खिलाफ काम करने से रोकता है। नतीजतन मानक उपचार अप्रभावी हो जाता है। इसका मतलब जैसे आपको हमेशा बताया था कि हर बार सर दर्द की दवा नहीं खानी है, उसलिए इसका एक ही रीज़न होता है। पहली बात तो बहुत एंटीबायोटिक्स जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि कुछ टाइम बाद जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है आपके ऊपर काम करना बंद कर देंगे, फिर आपको उससे जो है थोड़ा हैवी डोज की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप वो कंटिन्यू खाएंगे, वो भी काम करना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से टीबी में भी होता है कि कोई व्यक्ति जो है टीबी का कोर्स जो है 6 महीने का होता है, 2 महीने करके 3 महीने करके बार बार छोड़ रहा है, तो उस पर जो है उन टीबी की दवाइयों का काम असर जो है खत्म हो जाता है। तो बोलते हैं जो टीबी के उसके अंदर जीवाणु जो है वो जो है उन पर जो है इन दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं जीवाणु रोधी प्रतिरोध। तो ऐसे जीवाणु हैं जिन पर जो है एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा है। दिल्ली में ग्रैफ स्टेज 4 जो है लागू कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-4 दिन पहले मैंने बताया था कि ग्रैफ 3 लगाया गया है। ग्रैफ 3, ग्रैफ 4 क्या होता है, वो बताता है कि जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है किसी राज्य का कहाँ पर पहुँचा है। ग्रैफ 4 मैंने बताया था बिल्कुल रेड जोन, खतरनाक जो है स्तर जो होता है वायु गुणवत्ता का, वो बिल्कुल खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। देखो क्या लिखा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़ों के अनुसार 18 नवंबर को दिल्ली का कुल 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी सूचकांक 400 प्लस 450 प्लस जैसे ही गया, हम जो है ग्राफ 4 में पहुंच जाते हैं। ऑलरेडी आपको पता है, पढ़ाया में, देखो यहाँ पे लिखा है स्टेज 1 मतलब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से लेकर 300 के बीच रहता है, और स्टेज 2 का मतलब होता है 301 से लेकर 400 के बीच। और हम जो है कुछ दिन पहले दिल्ली वाले जो भी दिल्ली वासी जो है, दिल वालों की जो दिल्ली है, वहाँ पे जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 3 पे थे। मतलब क्या था, 400 से लेकर 450 के बीच थे। अब हम जो है 450 को पार कर गए हैं। अब इसके बाद जब हम इसको भी पार कर जाएंगे तो पता नहीं कौन सा गैप लागू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वायु गुणवत्ता जो है 484। हेल्थ के लिए जो अच्छी वायु होती है वो होती है 0 से 50। शायद 0 से 50 या 0 से 30 एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर किसी राज्य की, किसी देश की, किसी भी जगह की है तो वो बेटर है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। ये सारे खतरनाक हैं, और जो खतरनाक के जो है लास्ट लेवल पे, लास्ट स्टेज मतलब 4th स्टेज कैंसर होता है ना, वहाँ पहुँच गए हम। फिर भी लोगों को दिल्ली में ही आके रहना है। तो वर्ष 2017 में स्टार्ट किया गया था। कार्यान्वयन जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है CAQM द्वारा किया जाता है। इसका दिल्ली और NCR में वायु की गुणवत्ता खराब होने पर लागू होती है। आपको बता ही दिया, ग्राफ 1 मतलब है 201 से लेकर 300, 2 का मतलब है 301 से लेकर 400, 3 का मतलब है 400 से लेकर के 450, 5वां है 450 को पार कर दिया जाएगा। तो ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है प्रशांत महासागर में मिला विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ की। जैसे ही आपने बात सुनी तो आपको याद आता होगा ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, ऐसी जगह याद आती हैं। तो वहाँ पे अब जो है नई जगह जो है बड़ा कोरल खोजा गया है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। वैज्ञानिकों को अब तक का सबसे बड़ा मूंगा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मिला है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर समझ रहे हो, ये अमेरिका है, यहाँ पे प्रशांत है, तो ये पूर्व हो गया
और पश्चिम मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर मिला है। ओके, यह सोलोमन द्वीप में खोजा गया है। सोलोमन द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व है। तो ऑस्ट्रेलिया ये रहा, 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व मतलब यहाँ पर कहीं ये स्थित है। तो जापान और ये सारे जो है चीन वीन जितने भी हैं उनसे दूर, ठीक है। यह एक तरह का समुद्री जीव है। कोरल क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं जो एक जगह, जैसे मान लो यहाँ पर कोई जगह है, पानी मतलब समुद्र है, पानी यहाँ पे उथला है, थोड़ा सा पानी यहाँ स्तर यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इनकी आकृति के आधार पर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि कोरल द्वीप कैसे कैसे हो सकते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं। इसे प्रवाल और मिर्जान भी कहते हैं। प्रवाल भित्ति पढ़ा होगा आपने, प्रवाल द्वीप पढ़ा होगा, तो इनको प्रवाल और जो है मिर्जान भी कहते हैं। ये आनुवांशिक रूप से सामान्य जीवों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। प्रवाल और शैवाल में परस्पर संबंध होता है। प्रवाल विरंजन के बारे में पढ़ा हुआ। कोरल रीफ विरंजन मतलब क्या है? ये नॉर्मली जो है कलरफुल होते हैं, लाल पीले नीले होते हैं, लेकिन जब ये सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद दिखाई देते हैं इसका मतलब होता है कि जो इन पर जीव रह रहे हैं, जो द्वीप इन पर रहते हैं उनकी जब संख्या खत्म हो जाती है तो द्वीप जो है पूरे वाइट दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द फैबल ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। ये फिल्म तो मैंने नहीं देखी, आप में से किसने ये फिल्म देखी मुझे बताइएगा। तो इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अभी हुआ है ब्रिटेन में, जिसमें कि जो है मनोज बाजपेयी अभिनीत, मतलब इसमें मुख्य जो हीरो थे वो मनोज बाजपेयी थे। आई होप सब जानते होंगे, फैमिली मैन से और भी इन्होंने बहुत सारे वेब सीरीज की हैं। द फैबल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, जो कि मैंने नहीं देखी है मूवी, ठीक है। यह पुरस्कार कॉन्स्टलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में जीता है इन्होंने। इस फिल्म का निर्देशन जो किया गया है या लेखन किया गया है राम रेड्डी जी द्वारा किया गया है। बात करें तो फिल्म फेस्टिवल की, तो यहाँ पे उसका आयोजन है 1927 से लगातार किया जा रहा है। दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नए अग्रणी सिनेमा को सम्मानित करता, तो जो नई नई चीज़ें आती हैं उनको जो है यहाँ पर सपोर्ट या सम्मानित किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारी न्यूज है, जैसे आप देखते रहते हो कि यहाँ पे मछलियाँ मर गई। अभी जो है छठ पूजा मनाया गया, तो जहाँ जहाँ तालाबों में जो है छठ पूजा का आयोजन किया गया था, जैसे एक तो होता आर्टिफिशियल तालाब बनाते हैं, वहाँ मछलियाँ नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो है प्राकृतिक रूप से कहीं कहीं तालाब बने हुए नदियों के किनारे हैं, ऐसा आयोजन किया गया कि लाखों हजारों की संख्या में जो है मछलियाँ जो है मर गई। उसका कोई ना कोई रीज़न होगा साइंटिफिक, कोई केमिकल ऐसा वहाँ पे रिलीज हुआ जिसकी वजह से मर गए। तो अभी जो है बहुत सारे पक्षी यहाँ पे मर गए हैं। और जो है बोटॉक्स एक जहरीला पदार्थ है, जहर है, वो वाला बोटॉक्स नहीं जो आजकल हीरो हीरोइंस कराते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, ठीक है, वो वाला बोटॉक्स नहीं है, ये जो है पॉइजन है। तो उससे जो है बहुत सारे पक्षियों की यहाँ पे डेथ हुई है। सांभर झील में एवियन बॉटुलिज्म के कारण लगभग 600 प्रवासी पक्षियों की मौत होगी। देखो, एक तो प्रवासी पक्षियों की मौत, समझ रहे हो कि ये पक्षी यहाँ के नहीं थे, कहीं दूर से हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे आए होंगे। क्यों? जब ठंड का मौसम होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो बहुत सारे पक्षी जो हैं नॉर्थ से जो है यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड का मौसम इतना मतलब उनके लिए अनुकूल होता है। इससे नीचे जाएंगे तो बहुत गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है अनुकूल मौसम होता है, इसलिए आते हैं बेचारे कि चलो 2-4 महीने यहाँ पे काट के फिर अपने घर वापस चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, उनकी जो है 600 की मौत हो गई। एवियन बॉटुलिज्म बोटॉक्स से होने वाला एक तंत्र मतलब ब्रेन से संबंधित एक रोग है। बोटॉक्स एक प्राकृतिक विष है, नेचुरल पॉइजन है ये, जो क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। बोटॉक्स पक्षियों, विशेषकर जलीय पक्षी तथा मनुष्य दोनों को प्रभावित करता है। तो ये ऐसा जहर है जो कि पक्षियों को प्रभावित करता है। शायद पानी वगैरह पिया होगा, अगर ये जहर जो ये जो विषाक्त पानी था अगर मनुष्य भी पिए तो वो भी बीमार हो सकता है। तो ये रहे हमारे सारे आज के आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारी वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।